है स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 1 महीने पहले पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद आज पठानकोट से एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। ममून कैंट वहां पर मजदूर का काम कर रहा था और उसके भेष में तमाम जानकारियां, जितनी भी खुफिया जानकारी हासिल कर पा रहा था, हासिल करके भेज रहा था जम्मू में बैठे अपने हैंडलर को। देखिए, भारत में पाकिस्तानी जासूसों का जाल। पठानकोट से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस आईएसआई के लिए करता था जासूसी। पंजाब का पठानकोट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर है। महीने भर पहले पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था। देश के जाबाजों ने हमलावर आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाकर आतंकियों के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और अब पठानकोट के ममून कैंट इलाके से हुई है एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी। इस जासूस को कड़ी सुरक्षा में पठानकोट के सदर थाने में रखा गया है। पकड़े गए जासूस का नाम है इरशाद। पठानकोट के ममून कैंट के 29 डिवीजन हेडक्वार्टर में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था इरशाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था। सुरक्षा एजेंसियों को इरशाद के स्मार्टफोन से संवेदनशील जगहों की तस्वीरें और जानकारियां मिली हैं। पठानकोट के आर्मी कैंप से सनसनीखेज गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि आईएसआई के इस जासूस को मिलिट्री कैंप में मजदूर की नौकरी किसने दी और कैसे? क्या किसी ने इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया? इस वक्त एजेंसियां इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि इरशाद और सज्जाद तस्वीरें और जानकारी पाकिस्तान में किसको दिया करते थे। इरशाद खुफिया एजेंसियों के रडार पर था। एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को इरशाद के बारे में जानकारी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इरशाद को दबोच लिया। ममून कैंट इलाके में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था इरशाद। एक मजदूर आईएसआई का एजेंट हो सकता है, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था। इरशाद पठानकोट से ममून कैंट के बारे में खुफिया जानकारियां इकट्ठा करता था, जिन्हें वो जम्मू में बैठे अपने हैंडलर को भेजता था। आईएसआई एजेंट इरशाद का जम्मू में बैठा हैंडलर था सज्जाद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा रिश्ता था। इरशाद सज्जाद को पठानकोट से संवेदनशील जगहों की तस्वीरें भेजता था। इरशाद की भेजी तस्वीरें सज्जाद आईएसआई तक पहुंचाता था। सज्जाद को पिछले दिनों जम्मू पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। इरशाद की गिरफ्तारी के बाद अब सज्जाद से जासूसी को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। पठानकोट का ममून कैंट भारतीय सेना के सबसे बड़े और संवेदनशील मिलिट्री बेस में से एक है। 1 महीने पहले पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था। 1 महीने बाद ममून कैंट से एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ है कि पठानकोट आज भी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर है। पठानकोट से पवन के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। और ये सिर्फ पठानकोट पंजाब तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान के सरहदी इलाके भी आईएसआई के टारगेट पर हैं। जी हां, रोज आए दिन आईएसआई की नई साजिशों का खुलासा होता है। अभी जानकारी मिली है 4 पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को पकड़ा गया है। जानकारी ये मिली है कि सेना की गोपनीय चिट्ठियों को खोलते थे, पढ़ लेते थे और बता देते थे आईएसआई को। पाकिस्तान से सटी राजस्थान की सरहद पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई साजिशों का जाल बुन रही है। आए दिन साजिश के नए नए हथकंडे, आसमान से जमीन तक साजिश ही साजिश। पुलिस की गिरफ्त में आए आईएसआई के इन 2 जासूसों पर जरा नजर डालिए। ये दोनों तनख्वाह तो ले रहे थे पोस्ट ऑफिस से, लेकिन हुक्म बजा रहे थे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का। इन दोनों की गिरफ्तारी जैसलमेर से हुई है, लेकिन साजिश के तार जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक जुड़े हुए हैं। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिली थी कि राजस्थान की सीमा से सेना की सूचनाएं पाकिस्तान भेजी जा रही हैं। एजेंसियों ने इस जाल को ट्रेस कर लिया और फिर जासूसी के जाल का पर्दाफाश हो गया। 1 फरवरी को इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जैसलमेर और बाड़मेर के 2 पोस्ट ऑफिसों में छापा मारा।
जैसलमेर के पोखरण से पोस्टमास्टर किशन पाल और पोस्टल इंस्पेक्टर वासुदेव मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बाड़मेर के बालोतरा पोस्ट ऑफिस से पोस्टमास्टर चेनाराम और क्लर्क इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर और बाड़मेर के डाकघरों में नौकरी करने वाले ये चारों पोस्ट ऑफिस कर्मी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते थे। ये सभी भारत की सेनाओं की तमाम खुफिया खबरें ISI को पहुंचाते थे। अब जरा इनकी जासूसी का तरीका देखिए। फौज के मूवमेंट और जगह के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जाती। फौज के नाम चिट्ठियां कोडवर्ड के तहत डाकघर में आती हैं। सेना की चिट्ठियों के ऊपर 56 APO कोड लिखा होता है। सेना की लिखी चिट्ठी में सही जगह का पता लिखा होता है। पोखरण और बालोतरा के पोस्टमास्टर सेना की चिट्ठियों को खोलकर पढ़ लेते थे, फिर उन्हें वैसे ही चिपका देते थे। इसके बाद ये लोग सेना की सभी जानकारियां ईमेल के जरिए ISI को भेजते थे। हर खुफिया सूचना के बदले इन्हें 2500 रुपए मिलते थे। पाकिस्तान ने राजस्थान में अपने एजेंट PP के सहारे खुफिया खबरें हासिल करने का मंसूबा पाल रखा है। PP यानी पोस्ट ऑफिस, पटवारी और पोखरण, यही वो तीनों हैं जो सेना और परमाणु प्रोजेक्ट के खुफिया जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पोस्ट ऑफिस में ISI के जासूसों के बारे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये सभी आरोपी आर्मी और एयरफोर्स के ठिकानों की खबरें ISI तक ईमेल से पहुंचाते थे। सेना के युद्धाभ्यास की खुफिया जानकारी भी ये ISI को देते थे। फौज के बड़े अफसरों के दौरे के बारे में भी पाकिस्तान तक सूचना पहुंचाई जाती थी। करीब 6 महीने से पोखरण और बालोतरा के डाकघरों से ISI के लिए जासूसी चल रही थी। राजस्थान की सीमा में ISI के लिए बढ़ती जासूसी की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान की सरहद के पास वाले इलाकों में साइबर सेल की स्थापना कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान से आने और जाने वाली कॉल का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसमें पारंगत हों, हमारे पुलिसकर्मी पारंगत हों, और उसी दृष्टिकोण से इन्होंने ये शुरू किया है। तो उसका फ़ायदा मिलेगा, पुलिस को मिलेगा, और यहाँ जो गतिविधियाँ हैं उनको और अच्छी तरह से हम लोग नज़र रख पाएंगे। कभी आसमान में उड़ते हुए गुब्बारों से तो कभी फोन के जरिए, कभी फौज की चिट्ठियां तो कभी ईमेल। राजस्थान की सीमा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार जासूसी का जाल बिछा रही है। अभी एक जाल टूटा है, अभी एक साजिश बेनकाब हुई है। जैसलमेर से विमल भाटिया और बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। राजस्थान के पोखरण में परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी जानकारियां हो सकती हैं। इधर जैसलमेर में, बाड़मेर में युद्धाभ्यास हमेशा होता रहता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के ISI की नज़र अगर इन तमाम जगहों पर है तो कैसे, चाहे सेना हो, एयरफोर्स है, उनकी छावनियां भी यहाँ पर है। जानकारियां यहीं पर जासूसों को भेजकर हासिल करने की कोशिश हो रही है। पोखरण जैसी बेहद संवेदनशील जगह पर पाकिस्तान की ओर से खुफियागिरी का जाल बेहद तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। परमाणु परीक्षण से लेकर सेना के युद्धाभ्यास जैसी अहम गतिविधियां यहां चलती रहती हैं। ऐसे में एक के बाद एक ISI एजेंटों की गिरफ्तारी काफी हैरान करती है। कुछ दिनों पहले पोखरण के पटवारी गोवर्धन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसने गिरफ्तारी से ठीक पहले आज तक के कैमरे पर कबूल किया था कि उसके पास पाकिस्तान से फोन आते हैं। कॉल आया था और नंबर तो ध्यान में नहीं। वो पूछ रहा था कि अपने उड्डानिया, गुम्मट और लाठी स्टेशनों के आसपास कोई अगर रेलवे कर्मचारी है उसका नंबर। भारत की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर पर सरहद के पास कॉल सेंटर बनाया है और कॉल सेंटर के जरिए वो लगातार राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो कई तरह से खुफियागिरी भी कर रहा है। पिछले कई महीने से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरा फोकस राजस्थान के सरहदी इलाकों पर है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर बने कॉल सेंटर और वॉर रूम में बैठकर भारत की खुफिया सूचनाएं हासिल करने के लिए अलग अलग तरह से साजिशें रची जाती है। फौज के मूवमेंट की जानकारी पटवारी को दी जाती है, इसलिए ISI ने पटवारी को अपना जासूस बनाया।
इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के जरिए सेना की चिट्ठियों में लिखी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और पिछले कई दिनों से गुब्बारे भेजकर जासूसी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पिछले कुछ दिनों में राजस्थान पर काफी पैनी नजर रखी है। इसी वजह से पाकिस्तान के लिए काम करने वाले आईएसआई के एजेंट बेनकाब हो सके हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई के लोग सरहद पर बने कॉल सेंटर से लगातार फोन करते हैं। पोखरण समेत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, स्काइपी के जरिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह के लालच देकर स्थानीय और गोपनीय सूचनाएं मांगते हैं। सूचनाओं के बदले हजारों रुपए देने का झूठा वादा करते हैं। राजस्थान से एयरफोर्स, सेना के पूर्व कर्मचारी, डाकघर के कर्मचारी और स्थानीय लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आईएसआई तमाम तरह से साजिशें रच रहा है, लेकिन उसके खुफिया एजेंटों को भारत नाकाम कर रहा है। और अब तो हिंदुस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने रेगिस्तान पर पाकिस्तान से भी ज्यादा पैनी नजर गड़ा रखी है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ दिनेश बोहरा, बाड़मेर, आज तक। एक बार फिर से न्यूज रूम में आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में ना गोली चलेगी ना तोप गरजेंगे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में बगदादी मरेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक में अहिंसक तरीके से वो बगदादी को टारगेट करना चाहते हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं से, तमाम मुस्लिम गुरुओं से, नेताओं से बातचीत की है आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल थे, गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी शामिल थे। कोशिश ये हो रही है कि आईएसआईएस जिस तरह से अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान में, उसे काट दें यही मुस्लिम गुरु और नेता। बगदादी की आतंकी फौज की यही वो दरिंदगी की तस्वीरें हैं जो राह से भटक चुके नौजवानों को अपनी ओर तेजी से खींच रही हैं। निर्दोष और मासूम लोगों पर जुल्म और खुद के ताकतवर होने का एहसास, सही गलत का फर्क न कर सकने वाले नौजवानों को तेजी से अपनी ओर खींच रहा है आईएसआईएस। इन भटके हुए नौजवानों में धीरे धीरे हिंदुस्तानियों की तादाद भी बढ़ने लगी है, जो बगदादी के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में खड़े ये भटके हुए नौजवान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। जाहिर है ये हिंदुस्तान में आईएसआईएस के आने की आहट भर है। अगर इसे रोका न गया तो खतरा बड़ा हो सकता है। सवाल है कि आईएसआईएस के बढ़ते पांव को कैसे रोकेगा भारत? देश की युवा शक्ति को बगदादी की आतंकी विचारधारा से कैसे बचाएगी सरकार? युवाओं को इस्लामिक स्टेट से जुड़ने से कैसे रोकेगी सरकार? मंगलवार को जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं और नेताओं के साथ तकरीबन 3 घंटे तक माथापच्ची की, तो यही सवाल सबसे बड़ा था। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे, साथ ही आईबी के आला अधिकारी भी। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ ने जो मुल्क के और एनएसए और बाकी जो आईबी के भी लोग बाग थे, उन सब के सामने जो मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर और जो मुल्क के अंदर वातावरण है उसको लेकर और कुछ ऐसे इश्यूज जो कि माइनॉरिटीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको लेकर बातचीत हुई। और मुल्क की तमाम जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी और बड़ी, वो सब आईएस के खिलाफ हैं और टेररिज्म के खिलाफ हैं और मुल्क के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आईएसआईएस के खतरे से निपटने के लिए सरकार की ये बिल्कुल अलग तरह की पहल है। अब तक ऐसे खतरों से निपटने के लिए सरकार सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर रहती थी, लेकिन पहली बार सरकार ने धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। इसके पीछे सोच ये है कि आईएसआईएस युवाओं को फर्जी विचारधारा से बरगलाकर अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे में अगर सामुदायिक नेताओं के जरिए युवाओं को भटकने से रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसे नेताओं की पहुंच समाज के निचले पायदान तक होती है। साथ ही इन नेताओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी लाया जाएगा ताकि युवाओं को सही राह दिखाई जा सके।
कोई हम आईएसआई को और अलकायदा को कंडम करते हैं, कभी ना यहाँ का मुसलमान उसे सपोर्ट करता है। और जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं अगर उनमें सही हो तो उन्हें सज़ा दी जाए और जो बेकसूर हैं उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। राजनाथ सिंह के साथ बैठक में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने आईसिस से जुड़े युवाओं की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने सरकार से गुजारिश की कि जिन पर गंभीर आरोप नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन न लिया जाए, क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा। में युवाओं को चेतन दीजिएगा, ऐसा कोई देखते हैं, ऐसा कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो नहीं है अगर वो गलत तरीके से उनको पकड़ा है, सुबह में उनको पकड़ा तो उनको आज़ाद किया। खास तौर से सिर्फ इस बात को कि जो है वो मुसलमान के बच्चे कोई आईएस से जुड़ रहे हैं, तो करोड़ों की तादाद में अगर इक्का दुक्का बच्चे हों तो हमें बेशक उस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको जो है वो इस तरह से जो है कोई हवा खड़ा कर दिया जाए। ये जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें किसी उन लोगों को गुमराही से बचाना है जो लोग फंस गए। इस्लामिक स्टेट को लेकर ये मोर्चाबंदी सरकार के बदले नजरिए की मिसाल है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब श्रीनगर में अक्सर जुमे के रोज आईसिस का झंडा लहराया जाता था, लेकिन इन इक्का दुक्का तस्वीरों के बावजूद सरकार ये सोचकर बेफिक्र थी कि हिंदुस्तानी समाज में संस्कारों की गहरी पैठ युवाओं को भटकने से रोक लेगी। यही वजह है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आईसिस को भारत के लिए खतरा मानने से इनकार कर दिया था। मुझे आईएस का खतरा बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, यहाँ की फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं, यहाँ की लाइफ वैल्यूज ऐसी हैं कि परिवार के लोग ही अपने बच्चों को किसी भी सूरत में रेडिकलाइज होने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन 26 जनवरी के मौके पर एक के बाद एक करीब 19 लोगों की धरपकड़ ने सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दी। इन लोगों में कुछ कट्टर आतंकी बन चुके थे तो कुछ आईसिस की विचारधारा से प्रभावित नौजवान। बगदादी की सेना में लड़ने के लिए हिंदुस्तान से गए लड़ाके हों या फिर भारत में पकड़े गए आईएसआईएस के समर्थक, खुफिया एजेंसियां इनको लेकर बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। एक तरफ खुफिया एजेंसियां जहां धरपकड़ करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इनको रोकने के लिए धर्म गुरुओं का सहारा ले रही है। दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। दरअसल ये खतरा है कितना बड़ा? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम धर्मगुरुओं, नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि आईएसआईएस से भिड़ा जा सके? क्या इस्लामिक स्टेट वाकई इतना बड़ा खतरा बनकर हिंदुस्तान के लिए सामने खड़ा हुआ है? देखिए। इस्लामिक स्टेट के खतरे को सिर्फ दूर से देखने वाले हिंदुस्तान के लिए 19 जनवरी की सर्द शाम खतरनाक संदेश लेकर आई थी। दिल्ली से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित रुड़की से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रॉ के साथ साझा ऑपरेशन करते हुए इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादियों को धर दबोचा था। इन आतंकियों का सरगना था अखलाक। भारत में आईसिस आतंकियों की गिरफ्तारी का यह पहला मामला था। इनके निशाने पर थे एनसीआर के मॉल्स, दिल्ली के इलाके और हरिद्वार का अर्धकुंभ। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम है अखलाक है, एक का नाम उसामा है, एक जो है मोहम्मद अजीब और दूसरा है मोहम्मद महराज। इनका पास कुछ प्लान भी था कि इन्होंने जो है हरिद्वार में भी रेकी किया है एवं जो हरिद्वार का आने वाले रेलवे ट्रैक में भी इन्होंने रेकी किया है। अखलाक के ठिकाने पर सुरक्षा एजेंसियां हरियाणा के मेवात से पकड़े गए अलकायदा आतंकी मोहम्मद शमी के खुलासे पर पहुंची थी। बहरहाल गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा खतरे को देखते हुए जब बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू हुई तो आईसिस की साजिश बेनकाब होते देर नहीं लगी। आईसिस से संबंध रखने के आरोप में देश के विभिन्न इलाकों से तकरीबन 14 लोग पकड़े गए। इन्हीं गिरफ्तारियों में सामने आया आईएसआईएस के इंडियन विंग के सरगना का चेहरा। ठाणे के मुमरा से गिरफ्तार 33 साल का मुद्दाबिर मुश्ताक शेख। बताया जाता है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूछताछ में मुद्दाबिर मुश्ताक शेख ने खुलासा किया था कि इस्लामिक स्टेट को रोकना मुश्किल है। पूछताछ में राज खुला कि ये सारे लगातार
एक दूसरे के संपर्क में थे और गणतंत्र दिवस पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना चाहते थे। इन सबको सफी अरमार उर्फ यूसुफ निर्देश दे रहा था। यूसुफ इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है और माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट से उसके तार गहरे जुड़े हुए हैं। इन गिरफ्तारियों में यह साबित हो गया कि इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे पूरे देश में अपना जाल फैला रहा है। इसकी तस्दीक महाराष्ट्र ATS ने भी कर दी। ISIS का प्रभाव तो है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। भारतीय एजेंसीज का सवाल है या महाराष्ट्र की ATS का सवाल है। हम पूरी तरह से इससे निपटने के लिए सक्षम हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक ISIS के निशाने पर इस समय देश के कई राज्य हैं। इन राज्यों में 18 से 35 साल के मुसलमान युवक युवतियों को धर्म के नाम पर बहकाकर ISIS से जोड़ने की साजिश तेजी से चलाई जा रही है। सबसे ज्यादा ये काम जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में हो रहा है। पुलिस, ATS और NIA मिलकर देश भर में सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए है। आए दिन संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जाहिर है कि बगदादी की साजिश को अगर नाकाम करना है तो चाक चौबंद इंतजामात करने जरूरी हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये बगदादी का प्लान बहुत खतरनाक है। वो ये चाहता है कि पूरे विश्व पर उसका राज हो, हर देश में खलीफा राज हो और हिंदुस्तान तक पर अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है बगदादी। ये इस्लामिक स्टेट की बढ़ती हसरतों का नक्शा है। 4 साल के भीतर बगदादी के दहशतगर्दों की फौज ने दुनिया के कई देशों पर कब्जे की साजिश तैयार की है, जिसका नक्शा पिछले साल अगस्त में सामने आया था। इस नक्शे में भारतीय उपमहाद्वीप भी है। IS के प्लान के मुताबिक इराक और सीरिया में सक्रिय ये आतंकी संगठन 2020 तक यूरोप, चीन, भारत और उत्तरी अफ्रीका तक फैलना चाहता है। IS के नक्शे के मुताबिक स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के हिस्से को अरबी में अंदालुस नाम दिया गया है, जिस पर मूरों ने 8वीं से 15वीं सदी के बीच कब्जा किया था, जबकि भारत समेत एशिया के बड़े हिस्से को खुरासन नाम दिया गया है। ISIS पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट के रूप में देखना चाहता है। वो पूरी दुनिया में अपना खलीफा बनाने के लिए खलीफा राज चाहता है। हालांकि जानकार अभी भी ISIS को ज्यादा भाव देने के मूड में कतई नहीं है। ISIS को उस प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी जिसकी उसको उम्मीद है। इसके कई कारण हैं। ठाणे के मुमरा में पिछले दिनों मुस्लिम संगठन जिस तरह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, वो ये उम्मीद बंधाने के लिए काफी है कि भारत में उसका मंसूबा कामयाब नहीं होने वाला। ये मार्च, ये एहतजाज ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ है। ये मार्च उन जालिमों के खिलाफ है जो इंसानियत को कत्लेआम कर रहे हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, इंसानों के दुश्मन हैं। देश खतरों से जाग चुका है, लेकिन ISIS पूरी तरह बरकरार है। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए एक आंकड़े के मुताबिक उसके पास इस वक्त करीब 50,000 लड़ाके हैं। बगदादी के इन लड़ाकों में 17 भारतीय हैं, जिनके सीरिया और इराक में लड़ने की खबर है। एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि 4 भारतीय मोसुल के मोर्चे पर ISIS के लिए लड़ रहे थे। जांच एजेंसियां उनके कत्ल की खबर को अपने तौर से वेरीफाई करने में लगी हैं, जबकि बगदादी के लिए सीरिया और इराक में कुल 23 भारतीय लड़ रहे थे। इनमें कर्नाटक से 6 लोग हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 4 लोग। बगदादी से लड़ने वालों में 4 लोग केरल से भी हैं, जबकि 3 लोग तमिलनाडु से हैं। महाराष्ट्र से भी 4 लोग बगदादी के लिए लड़ने सीरिया पहुंचे हैं, जबकि 1 युवा जम्मू कश्मीर और 1 युवा उत्तर प्रदेश का है। इन 23 लोगों में से 6 संदिग्ध आतंकी पहले ही मारे जा चुके हैं। इस्लामिक स्टेट अपने इंडिया प्लान की तरफ कदम बढ़ा चुका है। हिंदुस्तान भी तैयार है नापाक इरादों को धूल चटाने के लिए। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। जो 88 साल में कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। प्रियंका चोपड़ा, जी हाँ, ऑस्कर्स में मंच पर मौजूद रहेंगी प्रियंका चोपड़ा। हिंदुस्तान ही नहीं, अब क्वांटिको जैसे सीरियल में काम करने के बाद प्रियंका चोपड़ा की धूम पूरे विश्व में साफ दिख रही है। ऑस्कर में इंडिया का डंका। प्रेजेंटर के रूप में दिखेंगी प्रियंका।
Furious 7. बॉलीवुड की देसी गर्ल ने रियल लाइफ में ऐसा जलवा बिखेरा कि आज उसकी धमक हॉलीवुड तक सुनाई दे रही है। अपनी एक्टिंग का लोहा ऐसा मनवाया कि 7 समंदर पार लोग तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। देश का नाम तो प्रियंका ने रोशन किया ही, अवार्ड भी जीते, लेकिन अब 28 फरवरी की शाम को वो इतिहास रचने वाली है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगी। पहली बार किसी भारतीय को अवार्ड सेरेमनी प्रेजेंट करने का मौका मिला है। जूलियन मूर और रीज विदरस्पून जैसी हस्तियों के साथ मंच पर दिखेंगी प्रियंका। साल 2015 के बाद प्रियंका के लिए साल 2016 भी हिट साबित हो रहा है। पिछले साल अमेरिकी टीवी सीरियल क्वांटिको के साथ पीसी एक इंटरनेशनल डीवा बन गए। इस शो के लिए उन्हें अमेरिका का पीपुल्स चॉइस अवार्ड भी दिया गया। और अब बारी ऑस्कर की है। 88वें एकेडमी अवार्ड्स के सेकेंड ग्रुप के प्रेजेंटर्स के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम फाइनल किया गया है। और वो लम्हा न सिर्फ प्रियंका बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खास होगा, जब हॉलीवुड अवार्ड जीतने वाले दिग्गज कलाकारों को प्रियंका सम्मानित करेंगी। पीसी ने ट्वीट के जरिए अपनी खुशी का इजहार भी किया। द अकेडमी, ये होगी दीवाना बना देने वाली रात। हॉलीवुड की फिल्म बेवॉच में काम कर रही प्रियंका इस बार ऑस्कर में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नजर आएंगी, क्योंकि ऑस्कर की विदेशी फिल्मों की कैटेगरी के लिए भेजी गई फिल्म कोर्ट आखिरी 5 की लिस्ट में जगह नहीं बना सकी है। आज तक ब्यूरो। 88 साल कोई भारतीय आज तक इस मंच पर कम से कम होस्ट करने के लिए शो को नहीं पहुंचा था। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं। हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर